अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी, वो सदा जो खामोशी के सीने में छुपी सच्चाई को जुबान देती है। ये वो प्रोग्राम है जहां कहानी नहीं हकीकत बोलती है, जहां चीखें लफ्जों का रूप धारती हैं और आंसू गवाही बनकर बरस पड़ते हैं। क्या हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकत के कदमों में झुकता है, जहां मजलूम की चीख दीवारों से सर टकराकर खुद ही अपने वजूद से शर्मिंदा हो जाती है? हर सुबह एक ताज़ा जख्म लेकर आती है, हर शाम एक और दिल शिकस्ता चिराग बुझा देती है। हम सब देखते हैं, सुनते हैं और सहते हैं, मगर फिर भी खामोश रहते हैं। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उस ज़मीर की सदा है जो बरसों से सोता रहा। ये उन निगाहों की बगावत है जो नाइंसाफ़ी को देखकर झुकने से इनकार कर चुके हैं। ये उन लबों की पुकार है जो सच्चाई के लिए सुलगते सुलगते पत्थर बन चुके हैं। आज की कहानी सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये तमाशा है कानून की बेबसी का और नोहा है हमारे इज्तिमाई सकवत का। तो आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे दफन करने की हर कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि जुर्म कहानी में हर हकीकत सांस लेती है, हर पर्दा चाक होता है और हर खामोशी आखिरकार बोल उठती है। नाजरीन, रावलपिंडी एक ऐसा शहर जहां जिंदगी की चहल पहल दिन रात जारी रहती है। वहीं इसी शहर की एक तंगो तारीख गली में खामोशी से दफन हो गई सिद्रा। एक माँ, एक बेटी, एक बीवी, वो जिसकी कब्र भी चुप है, जनाजा भी छुपाया गया और कातिल भी रिश्तेदार। ये कहानी है सिर्फ गैरत के नाम पर एक कत्ल की नहीं, बल्कि कानून, इंसानियत और ज़मीर के गले घोंटे जाने की। जी बिल्कुल, जुर्म मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ सूरतों में हमारे इतराफ़ में गर्दिश कर रहा होता है और जब हमें उस जुर्म हम पे आश्कार होता है तो उस वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन जुराइम में एक जुर्म जो गैरत के नाम पर कत्ल का भी जुर्म है। एक दो हफ्ता कबल जो बलूचिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जहाँ पर एक नौजवान लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद इसी नौ का एक वाक़या यहाँ रावलपिंडी के थाना पीरवदाई की हदूद फौजी कॉलोनी में भी पेश आया, जहाँ पर 19 साला सिद्रा को गैरत के नाम पर मुबैना कत्ल करके उसकी नाश कब्रिस्तान में दफना दी गई और कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए। अब जुर्म होने के बाद जो मुलज़म थे उन्होंने एक नई वारदात डाली। उन्होंने जब उन्हें मालूम हुआ कि पुलिस को किसी न किसी तौर पे इस कत्ल के शवाहिद आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गए, पुलिस को इत्तला होना शुरू हो गई है, तो उसी सिद्रा के जो शोयर था ज़ियाउर रहमान, जिसने जाकर CPO रावलपिंडी से मुलाकात की, उनसे शिकवा किया कि मेरा मुकदमा थाना पीरवदाई में दर्ज नहीं हो रहा, मेरी बीवी जो एक लड़का है, नौजवान उस्मान नामी लड़का है, वो वरगला के साथ ले गया है, मेरी निकाह में बीवी थी, उसे साथ लेके यहाँ से चला गया है, तो मेरी बीवी के अगवा का मुकदमा थाना पीरवदाई में दर्ज नहीं हो रहा है। इस पर CPO रावलपिंडी की जानब से हदायत जारी की गई और थाना जो पीरवदाई है उसे ये अहकामात जारी किए गए कि FIR का इंदराज किया जाए। उसी दिन 22A के तहत भी ज़ियाउर रहमान ने FIR के अहकामात जारी करा लिए। चनाचे 21 जुलाई को FIR का 496A के तहत इंदराज हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि सिद्रा, जिसका 17/1/2025 को ज़ियाउर रहमान नामी शख्स से शादी हुई थी। ज़ियाउर रहमान जो बाड़ा मार्केट में एक कपड़ों की दुकान पे सेल्समैन था, उससे शादी हुई थी। ज़ियाउर रहमान ने FIR में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बीवी क्या 11/1/2025 को जब वो इशा के वक्त अपने घर आया तो किसी मामले पर उससे झगड़ा हुआ, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद वो सो गया। रात 1:20 पर उसकी बीवी वहाँ से निकली और हमरा 10 तोले सोना, जिसमें से 7 तोले उसके बाप की जानब से और 3 तोले उसकी जानब से दिया गया था वो, और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर यहाँ से चली गई। ज़ियाउर रहमान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने अपने ससुर और सास को आगाह किया और उनसे दरियाफ्त किया, लेकिन उसके सास और ससुर ने वाज़े इनकार कर दिया कि ये सिद्रा यहाँ पर नहीं पहुँची। उसके बाद अपने तौर पे उसने तलाश शुरू कर दी। बाद अज़ां मुबैना तौर पे ये बताया गया है कि लड़की को कश्मीर से बरामद किया गया, जिसने मुबैना तौर पर उस्मान नामी लड़के से निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी, उसे यहाँ पर लाया गया। ये थाना जो पीरवदाई है, इससे तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर फौजी कॉलोनी में लाया गया और यहाँ पर उसका फैसला करने के लिए एक जिरगा तलब किया गया। जिरगे की सरबराही असमतुल्ला नामी एक यहाँ के मोहम्मद कबाइल के यहाँ के एक रहनुमा हैं, वो यहाँ थे, वो कर रहे थे। और जिरगे में मुबैना तौर पर यह फैसला किया गया कि चूँकि जो सिद्रा थी उसने जो मोहम्मद कबाइल की और हमारी
जो कबाइल थे उनकी रवायात को तोड़ा, लिहाजा उसे सजाए मौत दी जाए। ये जरगे का फैसला था। मुबैना तौर पर इब्तदाई तौर पर पुलिस राय ने बताया। फिर सिदरा को जिस तरह इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को मालूम हुआ कि मुलजमान की जानब से उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मारा गया, उसकी जान ली गई। और उसी रात 2 बजे के करीब जब बारिश भी हो रही थी तो यहाँ छत्ती कब्रिस्तान है, यहाँ से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे है, वहाँ लाकर उसे दफनाया गया और कब्र के निशानात भी मिटा दिए। 4 बजे जिरगे ने ऐलान किया कि सिदरा ने घर से निकलकर अपनी इज्जत और जीने का हक खो दिया है। हुक्म दिया गया कि उसे मार दिया जाए और उसी लम्हे सिदरा को उसके वालिद, भाई और चचा ससुर ने एक कमरे में ले जाकर गला घोंटकर कत्ल कर दिया। जब पुलिस को मालूम हुआ, पुलिस की जानब से जो यहाँ के इनके मुखबिर होते हैं, यकीनन हर इलाके में मुखबिर होते हैं, उन्हें इत्तला मिली कि असल कहानी तो कुछ और है। मुकदमा अगवा का दर्ज किया गया लेकिन सिदरा को कत्ल कर दिया गया। इस बार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें जो जरगे के सरबराह असमतुल्लाह, इसके अलावा जो गोरखंड थे इस कब्रिस्तान, छत्ती कब्रिस्तान के, उन्हें सेक्रेटरी जो थे इस कब्रिस्तान के, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो रक्षा ड्राइवर था और दीगर 8 मुलजमान को मुबैना तौर पर गिरफ्तार किया गया। जब इब्तदाई तफ्तीश हुई या तहकीकात हुई, उससे मालूम हुआ कि सिदरा को मारने के बाद वहाँ से रक्षे पे लाया गया और छत्ती कब्रिस्तान में दफना कर कब्र के निशानात मिटा दिए गए। पुलिस की जानब से इलाका मजिस्ट्रेट से इस्तदा की गई कि कब्र कुशाई की इजाज़त दी जाए। गुज़श्ता रोज़ जो इलाका मजिस्ट्रेट ने इस केस की समाअत की और 28 जुलाई को कब्र कुशाई के अहकामात जारी कर। नाज़रीन, सवाल ये है कि हम किस मुआशरे में जी रहे हैं? क्या हम अब भी उन्हीं वहशियाना रिवायात के गुलाम हैं जहां बेटी के लिए कब्र खोदना गैरत बन चुका है? क्या कोई जिरगा, कोई रिश्ता किसी लड़की की जान लेने का इख्तियार रखता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये लड़के, ये मर्द, ये रिश्तेदार कौन सा फतवा पढ़कर इंसानियत का गला घोंट देते हैं? इदारे इन मजलूमों की लाशें उठाने के बाद जागते हैं या अब भी ख्वाब खरगोश में है? से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाजत भी तलब की गई, जिस पर 26 जुलाई का नोटिस जारी हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीरवदाई के 36 कब्रिस्तान में और मुबैना तौर पर इसी कब्रिस्तान में बच्ची को रात की तारीकी में दफनाया गया है और उस कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए। ज़राए से ये मालूम हुआ है कि बच्ची को जब यहाँ पर दफनाया गया तो उस रात बारिश हो रही थी और कीचड़ में उस कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए। ताहम जो गिरफ्तार मुलजमान है, जो गोरखंड है और इसके अलावा जो यहाँ का सेक्रेटरी है, पुलिस ज़राए के मुताबिक इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया है। तो अगर कैमरा में दिखा सके तो ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर आपको हमें मालूम हुआ है कि ज़राए से मालूम हुआ है कि उस बच्ची को यहाँ ये साथ कैसे इसके तलक हैं, कैसे कब के हैं, कोई पता नहीं। बात यह है कि मैं काम करता हूँ होटल में, गरीब आदमी हूँ, मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, मजदूर कार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं। बात यह है कि मैं सोया हुआ था अपने घर में, रात को ये किस वक्त गए हैं मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह सोया हुआ उठाऊँ तो मेरे उस्मान बेटे के साथ लड़की घर में मुझे सलाम किया। मैंने सोया हुआ उठाऊँ जब तो मुझे सलाम किया, मैंने पूछा घर में भी कि लड़की कौन है, तो मेरी घरवाली ने मुझे बताया कि ये उस्मान के साथ आई है पिंडी से। तो मैंने जब पूछताछ की तो लड़की ने मेरे साथ बात वगैरह की। उसने कहा जी मैं इस तरह कुरान है फंसूँ तो फलां जगह मेरा घर है। तो मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, मेरी वालदा ने मेरे चाचू के साथ निकाह कर लिया है। चाचू मेरे जो है तो मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं। बूढ़ा सा आदमी है तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ आई हूँ। तो मैं आपसे कुरान हूँ, आप मेरे बाप की जगह हैं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। तो मैंने इनको जाके किसी से मैंने उधार लिए 10, 15, 20 हज़ार रुपये, किसी से लिए, किसी से 10 हज़ार लिए, फिर 30, 40 हज़ार मैंने जेब में रखा है। इनको मैंने अदालत लेकर गया हूँ, वहाँ पे वकील किया, उसकी फीस दी है, मौलवी साहब बुलवाए, वहाँ पे अदालत के ज़रिए लड़की के बयान कलम बंद करवाए, इनका निकाह करवाया सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक। तो निकाह करवा के तो ले आए हूँ घर। तो 3 दिन गुजरे, 4 दिन। तो इसी तरह रात को हमें एक दिन सो उठे तो रात को 12, साढ़े 12 बजे तक था। तो मेरे घर में जो है मैं एकदम से जैसे कोई तूफ़ान आ गया, जैसे 10 बंदे, 8-10 बंदे थे।
3-4 गाड़ियाँ असले तो मैं असला जनाब इन्होंने घर में कैसे अल्लाह बोल दिया। तो हम सब डर गए, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं खुद डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। लड़की पहले ही बोल रही थी कि मुझे मेरे चाचू से खतरा है, ये मुझे मार देंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो जब इन्होंने तो मैं असला मेरे घर में अल्लाह बोल दिया, मुझे डराया धमकाया कि हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा मैं इसका वालिद हूँ, किसी ने कहा मैं इसका भाई हूँ। कोई मंदे से हमारे उधर रहने वाले कश्मीर के यहाँ पे कोई थे, उनको साथ मिलाया। सब ने मिली भगत करके मेरे घर का इन्होंने जो है ना पता निकाला, तो पहुँच गए मेरे घर तक। उन्होंने जब खौफ किया पूरी फैमिली को, डराया धमकाया कि हम सबको मार देंगे अगर तुमकी बेटी हमारी लड़की न दी तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं बचेगा, सबको मार देंगे, हमारे पास ही है वो। तो डर गए। हमने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे फिर बोला कि हम अभी नकाह हो गया तो हम आपको बाइज़्ज़त इसको डोली में डाल के आपके साथ भेजेंगे। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी, तो आप भी अपनी वापस ले आना अपनी बहू को। मैंने कहा ठीक है। मैंने तो लड़की दे दी। 2 दिन गुजरे तो जब मैं पता चला जी मीडिया में बात खबर शबर हमने देखी तो हम और डर गए। वो ये तो लड़की मर गई, मार दी इन्होंने। तो मैं डर गया। मैंने कहा कहीं मेरे उस्मान पे ना ये डाल दें कि यार ऐसा हो गया, ये इसने मार दी है, ऐसा कोई बात है। तो गरीब लोग हम तो ऐसे मामलों में कभी ना पढ़ सकते हैं, तो ना ऐसे मामले हम चला सकते हैं। तो गरीब हैं, अपना गुजर बसर मजदूरी करके करते हैं। नाजरीन, ये जुर्म सिर्फ सिदरा के खिलाफ नहीं था, ये हमला है हमारी रियासत की नाकामी पर, हमारी माशरती रवायात की बेहिसी पर और इंसानियत के चेहरे पर एक तमाचा है। सवाल ये है कि अगर सिदरा के कातिल इस कदर आज़ादी से एक जान ले सकते हैं तो क्या हम में से कोई भी महफूज है? क्या हमारे कब्रिस्तान महफूज हैं? क्या हमारे इदारे सिर्फ कागज़ों पर ही जिंदा हैं? अगर आज इंसाफ ना मिला तो कल किसकी बेटी दफना दी जाएगी, बिना जनाजा, बिना आवाज़। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, अब बात करेंगे बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में होने वाले एक होलनाक वाक़े की, जहां ना सिर्फ 2 इंसानों को कत्ल किया गया बल्कि रियासती इदारों, आइन और इंसानियत की भी खुले आम तजलील की गई। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ एक औरत और एक मर्द की नहीं बल्कि इस मुआशरे की है जहां गैरत इंसाफ के नाम पर वहशत का रूप धार चुकी है। कोयटा से मैं हूँ गुलाम मुस्तफा बुज़दार। नादरीन, कोयटा के इलाके में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आने के बाद हर दिल दहल उठा, हर आंख अश्कबार दिखाई दी और हर चेहरा जो है गम से निढाल नज़र आया। डिगारी के मकाम पे एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हुए, जिसमें बानो और एहसान नामी शख्स को कत्ल किया गया। इससे कबल 2019 से लेके अगर 2024 तक गुज़िश्ता 6 सालों की बात की जाए तो 6 सालों के दौरान गैरत के नाम पे 382 गैरत के नाम पे जो कत्ल है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वाक़या भी गैरत के नाम पे कत्ल करने का है जो कि डिगारी के मकाम पे पेश आया। जलाल नामी एक शख्स ने अपनी बहन और उसके आशना को गोलियों से छलनी करके कत्ल कर दिया। हुकूमत बलूचिस्तान को जो ही ये सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो सामने आती है या मंजर आम पे आने के बाद ये वीडियो मिलती है, उसके बाद तर्जमान बलूचिस्तान हूँ या फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान, इनकी जाने से बाकायदा एक्शन लिया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 302 समेत दीगर जो दफ़ात हैं वो शामिल किए जाते हैं, जिसमें 11 नामज़द मुल्ज़मान जो है वो गिरफ़्तार किए जाते हैं। और इसमें एक वीडियो सामने आती है जिसमें मकतूल की माँ, लड़की की माँ ये कहती नज़र आती हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। बिल आखिर 302 के ज़मरे में आके उसकी माँ को भी जो है गिरफ़्तार किया जाता है और अदालत पेश किया जाता है। इस दौरान वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए मुलाहिज़ा फरमाएं।
हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात इस वाक़े की नौयत का बताए। और किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। और नाज़रीन, फिर मामला पहुंचता है कबायली जिरगे में, जहां सरदार शेरबाज सातकजई अपना फैसला सुनाता है। एहसान को इलाके से निकालने का हुक्म होता है, मगर एहसान बाज नहीं आता। उसके पास महबानों की तस्वीर और वीडियोस थी जिनके बुनियाद पर वो उसे ब्लैकमेल करता रहा। इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालकर वो सिर्फ एक औरत की इज्जत ही नहीं, उसके भाइयों का गुरूर भी रोंदता रहा। जो वाक़या पेश आया है इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। देखिए, ये जो कारोकारी है, मैं यहाँ पर ये भी आपको बताऊँ कि जब मेरा ये सेकंड टेन्योर है, जब फर्स्ट टेन्योर में मैंने इस पे बाकायदा एक करारदाद हम लेके आए थे और उसको भारी अक्सरियत से बल्कि पास करवाया था। असल जो मसाइल हैं हमारे माशरे के वो है कि कानून यकसा नहीं है सबके लिए, और फिर इसके साथ साथ कानून बन जाते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा मसला है। और मुझे देखिए, ये फिर एक ऐसी लानत है जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिसने हमारे माशरे को सदियों पीछे धकेल दिया है। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक। नाजरीन, मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते अगर नफरत, तासुब और अना की दीवारों से टकरा जाएं तो अंजाम अक्सर तबाहकुन होता है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मोहब्बत की राह चुनी, मगर उसे क्या मिला? बेरहम अंजाम, बेहिसी और रियासती खामोशी। वाक़े की मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। नाजरीन, जुर्म कहानी के साथ खानपुर से मैं हूँ रब नवाज। नाजरीन, पसंद की शादी करना आज के दौर में आम हो चुका है। पसंद की शादी करना जुर्म तो नहीं, मगर जो लड़कियां घर से वालिदैन को अतमाद में लिए बिना कोर्ट मैरिज करती हैं, उनकी ना तो घर में कोई जगह रहती है और ना ही माशरे में उनकी कदर की निगाह से देखा जाता है। ससुराल में भी उनकी कोई कदर नहीं होती। ऐसा ही एक वाक़या खानपुर के नवाई इलाके चक नवे NP में पेश आया है, जहां अलीज़ा नामी लड़की ने हमज़ा नामी लड़के से कोर्ट मैरिज की शादी की। क्योंकि अलीज़ा नामी लड़की जो है वो गरीब होने के साथ साथ वालिद के साये से भी महरूम है, तो इनकी शादी को जो वालिदैन है वो नापसंद किया है। हमज़ा के जो वालिदैन है वो अमीर होने के साथ साथ बाअसर भी हैं, तो उन्होंने इस शादी को कबूल ना किया, जिसके बायस हमज़ा और अलीज़ा ने लाहौर में जाकर अपनी रहाइश कर ली, जहाँ उन्होंने 3 माह गुजारने के बाद हमज़ा के वालिदैन ने उनसे रब्ता किया कि आप घर वापस आ जाएं, हमारा आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, अब आप हमारे साथ रह सकते हैं। तो बकौल अलीज़ा के वारसान के सुबह 6 बजे के करीब जो है वो घर पहुँचे हैं। जैसे ही घर पहुँचे हैं तो कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने अलीज़ा पर जो है तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद तकरीबन 8:30 बजे अलीज़ा की उसकी वालदा को कॉल जाती है, जिसमें वो कहती है कि अम्मी आप मुझे आकर बचा लें, मुझे यहाँ से ले जाएं, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं और मुझे ये कत्ल कर देंगे। शादी के बाद दोनों लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन चंद माह बाद हमज़ा के घर वालों ने सुलह का झांसा देकर दोनों को वापस बुला लिया। अलीज़ा के मुताबिक लाहौर से रवानगी के बाद सुबह 8:30 बजे उसने अपनी मां को कॉल की कि वो खतरे में है, उसे मारा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शादी के बाद दोनों लाहौर मुंतकिल हो गए, लेकिन चंद माह बाद हमज़ा के घर वालों ने सुलह का झांसा देकर दोनों को वापस बुला लिया। अलीज़ा के मुताबिक लाहौर से रवानगी के बाद सुबह 8:30 बजे उसने अपनी मां को कॉल की कि वो खतरे में है, उसे मारा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो अलीज़ा के जो वर्सा हैं वो घर वापस आ जाते हैं। अगले ही सुबह अलीज़ा के वर्सा को जो है कॉल मसूल होती है कि आपकी लड़की जो है वो फौत हो चुकी है, हम लेकर आ रहे हैं, आप इसको ले लें। तो अलीज़ा के वर्सा जो हैं मैयत को लेकर जो है वो THK हॉस्पिटल जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, मगर उनकी वहाँ सुनाई नहीं होती और पुलिस भी जो है उनका सपोर्ट नहीं करती, जिस पर वो गढ़ी रोड और DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हैं, जिसका DPO रेमियर खां अरफान अली समो साहब नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने और पोस्टमार्टम करने के अहकाम जारी करते हैं। बाद FIR दर्ज होने के बाद
जो है वर्षा पोस्टमार्टम करवा के लड़की को घर ले जाते हैं और पुलिस जो है वो FIR के मुताबिक 2 मुलजमान को गिरफ्तार तो करती है, मगर वर्षा जो है पुलिस की इस कारकर्दगी से मायूस दिखाई देते हैं। इस हवाले से जब हमारी थाना सदर के SHO से बात हुई तो उनका मौक़िफ़ यही था कि FIR दर्ज हो चुकी है, 2 मुलजमान जो है वो गिरफ़्तार कर लिए हैं, मज़ीद जो 2 मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि हम इंशाल्लाह मेरिट पर ये फ़ैसला करेंगे और जो मुजरिम है उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। मकतूला के वारसान ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़, IG पंजाब DP और इमयार खां से यही मुतालबा किया है कि हमारे जो मुजरमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि हमें इंसाफ मुहैया हो सके। जी नाज़रीन, जब लड़कियां अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने की हिम्मत करती हैं तो क्या हमारा माशरा उन्हें सज़ा देता है? आखिर क्यों हर बार बासर ख़ानदान के बेटे कानून से बच निकलते हैं? अलीज़ा जैसे केसेस हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मोहब्बत जुर्म है, और अगर नहीं तो फिर ये सफाकियत, ये बेरहमी क्यों? मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है, अलीज़ा रियाज़ का भाई हूँ, ज़िला रहीमिया खां, तहसील खानपुर, चकनीवे से। अलीज़ा रियाज़ को 3 महीने पहले लव मैरिज की है हमज़ा नाम के लड़के से। वो चले गए हैं लव मैरिज करके लाहौर जाके अपना कारोबार करने लगे, उधर काम करने लगे। उधर से जब वो लोग वापसी, इनके घर वालों ने बुलाया हमज़ा के मुर्तज़ा ने कि घर आ जाओ, आप लोग इधर घर आके रहो हमारे साथ। इधर जब लोग वो हमज़ा और अलीज़ा घर आए हैं तो वो मुर्तज़ा ने बच्ची के साथ तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद उनको मारा पीटा और उनको गोलियां खिला दी। अच्छी बच्ची सी, मैं उन्हें जानती हाँ काफ़ी अरसे तो। अलीज़ा खुदकुशी नहीं कर सकती। उन्होंने बुलाया उन्होंने लाहौरों, बुला के उन्होंने उत्ते तशद्दुद किया, उन्होंने मारिया काफ़ी। फिर उन्होंने हॉस्पिटल ले गए, बाद विच पता चलिया कि वो फौत हो गई है। तो लेकिन वो इस तरह खुदकुशी नहीं कर सकती, ये सारा झूठ है। इन्होंने इंसाफ दिया। वर्षा ने मैयत को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल पहुंचाया, मगर 4 घंटे गुजरने के बावजूद कोई भी मेडिकल ऑफिसर कार्रवाई के लिए तैयार न हुआ। पुलिस का रवैया भी गैर संजीदा था, क्योंकि हमजा का वालिद एक बाअसर सरमाएदार शख्स है। इसी बाइस मुतासरा खानदान की फरियाद कोई सुनने वाला न था। नाजरीन, अलीज़ा तो इस दुनिया से चली गई, मगर सवालात छोड़ गई कि एक लड़की की जान लेने वालों को कब इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा? क्या बाअसर अफराद के लिए कानून आज भी खामोश तमाशाई है? पुलिस का बरवक्त ना पहुंचना, मेडिकल अफसरान की ताखीरी और कातिलों की दंदनाती आज़ादी, ये सब किस निज़ाम की नाकामी है? क्या ऐसे केसेस हमारे इदारों के किरदार पर सवालिया निशान नहीं छोड़ते? ये सिर्फ अलीज़ा की कहानी नहीं, ये हर उस बेटी की पुकार है जो इंसाफ की मुंतज़िर है। सवाल ये है कि कब तक और कितनी अलीज़ाएं इस निज़ाम की भीड़ चढ़ती रहेंगी। नाजरीन, जुर्म की ये दुनिया एक अंधेर नगरी है, जहाँ लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए हर राह पर, हर दहलीज पर मंडलाते हैं। ये वो गलियां हैं जहां इंसानियत दम तोड़ती है और ज़मीर खामोश तमाशाई बनकर देखता रहता है। मगर याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, इंसाफ की किरण अपना रास्ता ज़रूर बनाती है। वो रोशनी जो सच्चाई के सीने से फूटती है, कभी बुझती नहीं, कभी थकती नहीं। हर जुर्म एक जख्म जो सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि सबक भी देता है। हर मुजरिम एक दास्तान है जो सिर्फ दहलाती नहीं बल्कि झंझोड़ती है। हमें इन कहानियों को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। अपने दिल, अपने ज़मीर और अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए कानून, इखलाक और इंसानियत की हदों को ना सिर्फ पहचानना है बल्कि उन पर डट जाना है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमूज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, आंखें खुली रखिए, ज़मीर जिंदा रखिए।